Hello friends, in this series we will start Indian polity Lakshmikant end to end. So, hello friends, in today's lecture we will learn about Government of India Act 1919. ओके, सो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने ये समझा था कि महात्मा गांधी का कितना बड़ा रोल था. ठीक है, वो इंडियंस पीपल को वो ये चीज़ एक तरीके से वो चीज़ समझाते हैं कि हम लोग स्लेव्स नहीं हैं. ठीक है, वी आर कॉलोनी, और हम लोग को कॉलोनी से सोवरेन कंट्री बनने के लिए उन्होंने बेसिक स्टेप्स बताए थे कि पहले हम लोग क्या बनेंगे. पहले हम लोग फेडरेशन बनेंगे. ठीक है, जिसमें कि प्रिंसली स्टेट को अपनी सुजरैनिटी छोड़नी पड़ेगी और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी. दूसरी चीज़ बाई कैमरल लेजिस्लेशन आएगा. तीसरी चीज़ आपको ये सुजरैनिटी प्रिंसली स्टेट्स को सुजरैनिटी छोड़नी पड़ेगी जब हम लोग का फेडरेशन फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग मांग करेंगे डोमिनियन स्टेटस की. डोमिनियन स्टेटस हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि हेड ऑफ स्टेट फॉरनर होगा, बट जो लेजिस्लेटिव और पॉलिटिकल जो पावर्स होंगी ना वो हमारे इंडियंस के पास होंगी, तो वो उस स्टेज को कहते हैं डोमिनियन स्टेटस. देन थर्ड स्टेज जो कि एक्सट्रीम था वो होता है सोवरेन स्टेट, यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो भी इलेक्टेड होगा, वो भी इंडियंस होगा, और जो पॉलिटिकल और जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो सारी इंडियंस के पास होगी. ठीक है, ये तो रही बात कांग्रेस की डिमांड और महात्मा गांधी जी की डिमांड. ठीक है, बट अब ये आता है एक्ट ऑफ 1919. इस एक्ट में ऐसा क्या था, क्या जो डिमांड्स थी उसको फुलफिल किया गया था कि नहीं, तो ये चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि 1919 उस टाइम क्या था. उस टाइम वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था. ठीक है, इंडियन लीडर्स जो थे, इंडियन स्पेशली इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो क्या कर रहे थे, वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे. ठीक है, लेकिन इन रिटर्न इंडियंस क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम आपको वर्ल्ड वॉर वन में सपोर्ट करेंगे, बट आप अगर हमें सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए परमिशन देते हो. ठीक है, अगर आप इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट की परमिशन देते हो तभी हम आपको वर्ल्ड वॉर वन में सपोर्ट करेंगे. ठीक है, ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया रिफॉर्म बेस्ड ऑन मॉन्टेक डिक्लेरेशन से 1917 में. जैसे हम लोग ने समझा था ना कि हर 10 साल बाद एक जो एक्ट्स आते हैं. ठीक है, एक्ट्स को हर 10 साल बाद वो उसको रिव्यू करने के लिए. ठीक है, तो मॉन्टेक डिक्लेरेशन आता है 1917 में. इसका एम बेसिकली क्या होता है, वो एक तरीके से डिक्लेयर कर रहे हैं, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम ग्रेजुअल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, हम लोग ग्रेजुअली डेवलप करेंगे और इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बनाएंगे. ठीक है, इंडिया के लिए सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए हम लोग आगे ग्रेजुअल डेवलपमेंट करेंगे. ठीक है, हमारा गोल है कि प्रोग्रेसिव वे में हम लोग करेंगे और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया. ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली ये डिक्लेरेशन था, एक तरीके से उन्होंने ये अपनी बात रखी कि हमारा ये एम है, हमारा ये गोल है कि हम ग्रेजुअल डेवलपमेंट करेंगे, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन बनाएंगे इंडिया के लिए और प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया. ठीक है, इसके नाउ अब 1909 में, ठीक है, 1917 में डिक्लेरेशन आ गया. ठीक है, अब 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में उसमें क्या चीज़ें आई हैं एक्चुअल में. इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस. ठीक है, हम लोग ने क्या मांगा था, हम लोग ने मांगा था प्रोविंसेस को, मतलब आप सेपरेशन ऑफ पावर दीजिए, यानी कि यूनियन लिस्ट, कॉन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि अभी हम लोग आर्टिकल 50 में देखते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग की ये डिमांड थी, बट हम लोग को मिला क्या, डायर की, और वो भी किस में, प्रोविंसेस में. ठीक है, सबसे पहले की जो जो लिस्ट है, दो लिस्ट में डिवाइड हो गई. ठीक है, एक लिस्ट थी सेंट्रल लिस्ट, एक थी प्रोविंशियल लिस्ट. नाउ अब ये प्रोविंशियल लिस्ट में भी दो लिस्ट होंगी, एक होगी रिजर्व्ड लिस्ट, एक होगी ट्रांसफर्ड लिस्ट. ठीक है, तो ये जो लिस्ट है ना, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट, इसी को कहते हैं डायरकी. बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव पावर्स का डिवीजन था, और हम लोग ने क्या मांगा था, लेजिस्लेटिव पावर का डिवीजन. ठीक है, जो रिजर्व लिस्ट होंगी, ठीक है, प्रोविंसेस में जो रिजर्व लिस्ट होंगी वो किसके अंडर आएंगी, वो गवर्नर और ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आएगी. अब आप लोग ये ध्यान देना कि उसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं ना वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो बेसिकली पावरफुल चीज़ें हैं. ठीक है, जो रिजर्व लिस्ट में रखी गई हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, पुलिस, वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस, इरिगेशन. ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके लिए फाइनेंसेस लगेंगे. ठीक है, जो पुलिस
वो है, वो सारी चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, रिजर्व लिस्ट में रखी गई हैं, ठीक है। और गवर्नर रिस्पॉन्सिबल, जो गवर्नर होगा वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जैसे आज के ज़माने में हम लोग देखते हैं ERL, यानी कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, बट उस टाइम पे क्या था, एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी थी, ठीक है। नाउ ट्रांसफर्ड लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, जो कि इंडियन मिनिस्टर्स जो होंगे वो इस चीज़ को देखेंगे, जैसे एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, बेसिकली इसमें जो ऐसी चीज़ रखी गई हैं जो कि बहुत जिम्मेदारी वाली चीज़ें हैं, ठीक है। बट ये हमेशा इन पे गवर्नर्स पे डिपेंड रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स ना, क्योंकि अगर इन पे अगर आपको काम भी करना है तो आपको मनी चाहिए, ठीक है। अगर एजुकेशन पे काम करना है तो आपको मनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ पे काम करना तो भी आपको मनी चाहिए। तो ये सारे जितने भी जिम्मेदारी वाली जो चीज़ें थी, जो जिसके लिए मिनिस्टर अकाउंटेबल होंगे पीपल को डायरेक्टली, वो सारे सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड में रखें, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट जैसे इरिगेशन हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, पुलिस हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने रिजर्व लिस्ट में रखी, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कितना डिफरेंस था। हम लोग ने क्या मांगा था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, बट इन्होंने हम लोग को क्या दिया, डायरकी। नाउ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, यानी कि क्या है, गवर्नर्स जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेचर के, लेकिन जो उसमें बैठे जो मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें क्या दिख रही है कि रियल पावर रिमेन विद द ब्रिटिश, इंडियंस हैव लिमिटेड अथॉरिटी, ठीक है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट दी सेंटर, कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होगी सेंटर पे, गवर्नर जनरल रिटेन्ड इन फुल कंट्रोल, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल है उसके पास फुल कंट्रोल है, एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू, जैसे समझा ना, ERL नहीं था उस टाइम, एग्जीक्यूटिव कोई भी मनमानी कर सकता है, लेजिस्लेचर को वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। बट अब आती है बाइकैमरलिज्म। हम लोग ने क्या मांगा था, हम लोग ने क्या मांगा था, बाइकैमरलिज्म हम लोग ने मांगा था कि एक अपर हाउस होना चाहिए, लोअर हाउस होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम इसमें इंट्रोड्यूस तो हुआ, ठीक है, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको कहते हैं, बट इसमें एक चीज ये थी कि इसमें लिमिटेड पावर थी। दूसरी चीज, वॉइस रॉय कोई भी डिसीजंस को ओवरराइड कर सकता था। अगर आप वॉइस रॉय ओवरराइड ही कर सकते हो तो उसकी पावर का कोई मतलब ही नहीं हो ना। और अपर हाउस बेसिकली एक एडवाइजरी नेचर की बॉडी थी, ठीक है, वो सिर्फ एडवाइस कर सकती है, तो उसके पास रियल पावर्स नहीं थे, ठीक है। नाउ तो आप देख रहे हो ना, मतलब जो हम लोग ने मांगा था उसके जस्ट अपोजिट, मतलब जो ना हम लोग को फुल्ली बाइकैमरलिज्म मिला, ना हम लोग को फुल्ली सेपरेशन ऑफ पावर्स मिली, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इसमें क्या है कि एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंचाइजी, इसमें एक चीज अच्छी की गई कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तो नहीं थी। आप प्लीज़ ध्यान रखना, ये कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे घुमा के दे देता है कि क्या इस एक्ट में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ले आ दी गई थी कि, तो ये ध्यान रखना, वो इंडिया के जब इंडिया आज़ाद हो जाती है तभी हम लोग को मिलती है, उससे पहले कभी नहीं मिलती, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वोटिंग राइट को एक्सपैंड भले किया गया था लेकिन स्टिल लिमिटेड था, ओनली 10% पॉपुलेशन एलिजिबल थे इस चीज़ के लिए, ठीक है। वुमेन पार्टिसिपेशन एक्सट्रीमली लो था। बेस्ड ऑन क्या इसका क्राइटेरिया था कि जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके इनकम है और जो एजुकेटेड है, ठीक है, एजुकेटेड इंडियंस जिसके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो ही वोट कर सकते हैं और उसके अलावा कोई वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 10% पॉपुलेशन के पास वोटिंग राइट्स थी। नाउ इस एक्ट के थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन को भी स्टैब्लिश किया गया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। नाउ सेपरेट इलेक्टोरेट की बात जो 1909 में जो हम लोग ने समझी थी कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, उस चीज़ को और बढ़ा दिया गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड, हिंदू, मुस्लिम, सिख एटसेट्रा एक्सटेंडेड टू मोर ग्रुप्स। एक तरीके से उन्होंने डिवाइड कर दिया था हमारी सोसाइटी को फर्दर, ठीक है। इंडिया मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में तो डिवीजन था ही, अब इन्होंने सिख में भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ठीक है। नाउ एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने की, चेंबर ऑफ प्रिंसेस, यानी कि जिसको हम लोग नरेंद्र मंडल कहते हैं, इन्होंने ये भी इस्टेब्लिश किया, इस्टेब्लिश इन 1921। बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए। प्रिंसली स्टेट इसमें ये फेडरेशन चूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये इनके ऊपर था, ठीक है। प्रिंसली स्टेट के ऊपर कोई दबाव नहीं था, ये उनकी मतलब स्वेच्छा के अनुसार था कि उनको फेडरेशन बनाना है या नहीं बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली अधिकतर प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया था, तो फेडरेशन कभी बना ही नहीं, ठीक है। इसके कुछ लिमिटेशंस थे इस एक्ट के,
बेसिकली जो हम लोग ने देखा कि रियल पावर तो ट्रांसफर ही नहीं हुआ था, कोई रियल पावर ट्रांसफर नहीं हुआ था, ठीक है। गवर्नर हैड ओवरराइडिंग अथॉरिटी, ये भी पढ़ा हम लोग ने। सेंट्रल गवर्नमेंट रिमेन फुल्ली ब्रिटिश कंट्रोल, ठीक है। डायरकी वॉज कंफ्यूजिंग एंड इनइफेक्टिव, डायरकी भी हम लोग ने समझा कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे उन्होंने अपने रिजर्व लिस्ट में रखे थे, और जो जिम्मेदारी वाले सब्जेक्ट्स थे जो जिसकी वजह से गवर्नर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें इन्होंने ट्रांसफर सब्जेक्ट में रखी, ठीक है, जिसके लिए मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर को। फ्रेंचाइजी भी वेरी लिमिटेड थी, 10% ऑफ द पॉपुलेशन ही मिली थी। कंटिन्यूड, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कंटिन्यू कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने और ज़्यादा सेपरेट इलेक्टोरेट और डिफरेंट कम्युनिटी को भी देना चालू कर दिया था, ठीक है। रिएक्शन क्या हुआ, इसका रिएक्शन स्ट्रांगली क्रिटिसाइज बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। ये बहुत इसको डिक्लेयर किया कि ये डिसअपॉइंटिंग है एंड अनसेटिस्फैक्ट्री, और इसको एनी बेसेंट ने ये कहा था अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट, ये एनी बेसेंट ने कहा था इस एक्ट के बारे में, ठीक है। मैंने एक समरी के लिए एक क्विक माइंड मैप भी इसमें ऐड किया है, जो कि बहुत ही इजी होगा आपको रिवीजन के टाइम पे, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। डायर की इंट्रोड्यूस कर दी गई, रिजर्व लिस्ट, ट्रांसफर लिस्ट, रिजर्व लिस्ट में पुलिस, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसफर लिस्ट में एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर। सेंट्रल गवर्नमेंट के नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अनअकाउंटेबल थी, ठीक है। गवर्नर जनरल के पास पावरफुल था, वो उसके पास वीटो पावर था। बाई कैमरा लेजिस्लेशन, लोअर हाउस, अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस एंड काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस, इनमें डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया था। इनमें लिमिटेड पावर थे, लिमिटेड मेंबर, नॉट सोवरेन, ठीक है। फ्रेंचाइजी के बारे में बताया, रिस्ट्रिक्टेड यानी कि 10% इंडियंस कोई पार्टिसिपेशन था, लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन था, ठीक है। अदर फीचर्स जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन इंट्रोड्यूस किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट और ग्रुप्स को दिया गया, चेंबर नरेंद्र मंडल को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके कुछ लिमिटेशंस थे, ठीक है। रियल पावर नहीं थी, ब्रिटिश पावर कंट्रोल था, लिटिल इन्फ्लुएंस, वीक सिस्टम था, बेसिकली कम्युनल डिवीजन इसमें और बढ़ा दिया गया, ठीक है। इंडियंस का रिएक्शन, ये रिजेक्ट किया गया था आईएनसी के द्वारा, डिसअपॉइंटिंग थी ये। उसके साथ की कुछ इवेंट्स थी कि रॉलेट एक्ट उस टाइम आया था 1919 का, जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। नाउ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इसी टाइम की बात है, तभी हम लोग ने सपोर्ट किया था, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और ब्रिटेन ने ये प्रॉमिस किया था कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आएंगे। 1917 में स्वराज मूवमेंट, डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, and we will meet you in the next lecture. Thank you.